कहानी गद्य साहित्य की एक सबसे अधिक रोचक विधा है। इसमें जीवन के किसी एक पक्ष का मार्मिक और भावनात्मक चित्रण किया जाता है। कहानी में कहानीकार अपने आसपास के परिवेश से कुछ मोती चुनकर एक ऐसी माला निर्मित करता है जो अत्यंत मनोहारी होती है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी ही मन को छूने वाली कहानी अंशु का प्रकाश। कहानीकार हैं श्रीमती संध्या श्रीवास्तव। अंशु, अंशु, क्या कर रही हो? मेरी बेटी कहाँ है? अरे अंशु, मेरा तौलिया नहीं मिल रहा है। अंशु, मेरा नहाने का पानी बाथरूम में रख दिया। अंशु बेटा, मेरी दवाई कहाँ है? अंशु भाभी, मेरा टिफिन लगा दीजिए, मुझे देर हो रही है। बस चारों तरफ अंशु के नाम की पुकार। आखिर ये अंशु कौन है? चलिए, अपने दिमाग में अधिक जोर मत डालिए, मैं ही बता देती हूँ। अंशु यानी अंशुमाला सिन्हा परिवार की बड़ी बहू है। उसकी ससुराल में उसके सास ससुर, दादी सास, पति, एक देवर और एक ननद है। अंशु ने MBA किया है और एक MBA कॉलेज में पढ़ाती है। उसे प्रातः 8 बजे अपने कॉलेज पहुंचना होता है। ससुर शिक्षक थे, अब सेवानिवृत्त हैं। दादी सास स्वस्थ हैं, पूजा पाठ में लगी रहती हैं और सास जी को मोहल्ले की समस्याओं से फुर्सत नहीं। देवर ननद कॉलेज में पढ़ते हैं और उसका पति आकाश एडवोकेट है। अंशु के विवाह के मात्र 4 माह हुए हैं, पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी उस पर इस तरह है मानो वो एक बुजुर्ग अनुभवी महिला है। दादी सास सोचती हैं, अब पोते की बहू है तो उसे उनकी सेवा करनी ही चाहिए। बहू के आने से सास जी और निश्चिंत हो गई हैं। पति और देवर तो बेटे हैं, भला वो कोई काम कैसे कर सकते हैं? ननद भले 20 वर्ष की है, पर वो कोई काम क्यों करे? उसे तो दूसरे घर जाना है, यहाँ तो वो मेहमान है। फिर मेहमान भला कोई काम थोड़े ही करता है। अंशु प्रातः 4 बजे उठती है, सबके लिए नाश्ता बनाती, खाना बनाती, दौड़ दौड़ कर सबके छोटे बड़े काम करती। प्रातः काल से सब अंशु अंशु जपने लगते, जैसे नारायण नारायण जप रहे हों। कॉलेज जाते जाते तक सबके कार्य करती हुई अंशु आधी कप चाय पीकर भागती दौड़ती कॉलेज पहुंचती। कॉलेज में विद्यार्थियों को बड़े मनोयोग से पढ़ाती। पढ़ाई के अतिरिक्त अन्य कार्यों में जैसे वाद विवाद, सेमिनार और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी उसकी क्षमता देखने योग्य होती। दिन भर विद्यालय में कार्य करने के बाद जब 4:30 बजे वो घर वापस आती तो दादी सास, मम्मी पापा सब इसी इंतजार में रहते कि अंशु आए और चाय बनाकर पिलाए। थोड़ी देर में फरमाइश होती कि अंशु कुछ गरम गरम नाश्ता बनाकर खिलाओ। जैसे जैसे सब वापस आते अंशु सबके चाय नाश्ते का इंतजाम करती। दादी सास माला जप रही होती, सास जी और ननद स्वीटी टीवी देख रही होती। अब भोजन का समय हो गया है, सब फरमाइश करते कि मेरे लिए ये बनना चाहिए। ससुर जी कभी कभी स्वीटी से कहते, बेटा सब्जी वब्जी काटने में भाभी की मदद कर दो, तो वो कहती, नहीं पापा मेरे हाथ खराब हो जाएंगे। सास जी कहती, जिंदगी भर किया है, अब बहू आ गई तब भी करें। काम सब चाहते, पर ये कोई नहीं पूछता कि अंशु क्या तुमने चाय पी? बस इसी तरह सभी कार्यों को अंजाम देते देते रात्रि के 11 बज जाते और अंशु जब अपने बेडरूम में पहुंचती तो पति आकाश की आंखें कह रही होती कि अंशु के पास तो उनके लिए वक्त ही नहीं है। भाई देर तो होनी ही थी, क्योंकि सास ससुर और पति 9 बजे के बाद खाना खाते और अंशु एक एक गरम रोटी उनके सेक करके देती और उनको खिलाती। सुबह तो अंशु 8 बजे से पहले सबके लिए रोटी बनाकर चली जाती तो सबको ठंडी ही खानी पड़ती। अब रात्रि के भोजन में तो अंशु की ड्यूटी है कि गरम गरम बनाकर दे। सोते समय दादी सास के पैर दबाएगी, तभी तो रोज दूधो नहाओ पूतों फलों का आशीर्वाद मिलेगा। दिन महीने इसी तरह बीत रहे हैं। अंशु दूधो नहा रही है ये तो मुझे पता नहीं, पर मैं जब भी उससे मिलती उसकी मधुर मुस्कान क्षीण अवश्य होती जा रही है। चेहरे के आकर्षण का स्थान तनाव ले रहा है। अंशु के घर में पैसे की कोई कमी नहीं। मैंने एक बार उससे कहा कि तुम भोजन के लिए बाई लगा लो। उसने कहा,
दादी सास का कहना है कि उन्हें तो बहू के हाथ का पका खाना खाना है। झाड़ू पोछा बर्तन की बात आती है तो सास जी कहती हैं, अरे बाइयों के भरोसे कहीं घर साफ रहते हैं। निष्कर्ष यही है कि सारे कामकाज अंशु को करने हैं, फिर वो जब करे। कभी अंशु कहती कि वो विद्यालय से कुछ दिन की छुट्टी ले ले तो आकाश कहता कि व्यर्थ ही वेतन कटेगा। अंशु भी सोचती कि इस तरह तो उसकी पहचान धूमिल पड़ जाएगी। घर और बाहर की चक्की में पिसते पिसते एक दिन ऐसा आया जब अंशु बीमार पड़ गई। अब उसकी सेवा कौन करे? उसके माता पिता 1 माह की छुट्टी दिलवाकर उसे अपने घर ले गए। हाँ, अपने घर। अपना घर तो वही होता है जहां सबकी भावना की कद्र हो, सैद्धांतिक बातें न होकर व्यवहारिक जीवन सहज ढंग से जीने को सभी को मिले, फिर वो बहू हो या बेटी। इन 4-5 माह में तो उसके पति का घर अपना घर नहीं बन पाया, वो तो बस ससुराल है। हाँ, अब अंशु के जाने के बाद सबको आटे दाल का भाव पता चल रहा है। 1 माह बीतने को आया, अंशु अब स्वस्थ हो गई है। उसके पिता ने उसका तबादला भोपाल से इंदौर करा दिया है। आज अंशु जब ससुराल आई और उसने अपना ट्रांसफर ऑर्डर दिखाया तो सबके चेहरे उतर गए। उसी समय मैं उनके घर पहुंची। दादी जी नाराज हो रही थी। सास जी कह रही थी अब पूरा घर मुझे ही संभालना पड़ेगा। ससुर जी चुप थे। आकाश कह रहा था ये कैसा निर्णय है, क्या हम तुम अलग अलग रहेंगे? अंशु सबकी बातें सुन रही थी और मैं सोच रही थी कि अब प्रातः काल से अंशु सुनने को नहीं मिलेगा। अंशु चली गई। उसने इंदौर के कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया। वो शनिवार रविवार भोपाल आती और सबकी देखभाल भी करती। अंशु के बिना आकाश को उसका महत्व समझ में आ रहा था। बीच बीच में वो इंदौर जाने लगा और फिर उसने वकालत छोड़ दी और इंदौर में एक लॉ फर्म में नौकरी कर ली। धीरे धीरे उनका भोपाल आना कम हो गया। अब वो त्योहारों में ही घर आते। अब मैं जब भी अंशु की ससुराल जाती तो घर के सभी सदस्यों को अपना अपना कार्य करते देखती। एक दिन मैंने देखा कि दादी जी सब्जी काट रही थीं और अंशु की सास कह रही थीं कि बर्तन के लिए बाई लगा लेते हैं, सफाई तो स्वीटी कर ही लेती है। मैं सोच रही थी अब सब अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं, पर जब अंशु थी तब इनकी सोच क्या थी? हमारे देश में महानगर हो या सामान्य नगर, कस्बे हो या गांव, अनेक संभ्रांत मध्यम वर्गीय परिवारों की समस्या यही है। वो पढ़े लिखे होकर भी बहू बेटी में अंतर करते हैं। ये नहीं समझते कि बहू की गरिमा बेटी से अधिक है। सैद्धांतिक जड़ता और परंपरा के नाम पर कुरीतियों से इतने जकड़े हुए हैं कि न तो स्वयं सहज व्यवहारिक जीवन जीते हैं और न दूसरों को जीने देते हैं। ऐसे संयुक्त परिवार भावी पीढ़ी को अपनी पहचान बनाने से रोकते हैं। अंशु की दादी सास और सास जी ऐसी ही महिलाएं हैं जो अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करती। अगर ये अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करेंगी तो भावी पीढ़ी इसी तरह उनसे दूर हो जाएगी। फिर वो अपने अनुभव का लाभ भी उन्हें नहीं दे पाएंगी। किसी एक व्यक्ति पर काम का बोझ उसकी मानसिक और शारीरिक क्षमता को भी कम करेगा। अंशु जैसी बहुएं जो परिवार का आधार होती हैं, परिवार को अमर बेल की तरह पुष्पित पल्लवित करती हैं, उनके कोमल मन पर जब जाने अनजाने आघात होता है तो उनके मन में संयुक्त परिवार के प्रति आई कटुता उन्हें परिवार से दूर कर देगी। तब क्या होगा? परंपरा और संस्कृति का। हमारे समाज में अधिकतर 2 बातें होती हैं। युवा पीढ़ी या तो बुजुर्गों से अलग हो जाती है या उनके मन में बुजुर्गों के प्रति उपेक्षा का भाव जागृत हो जाता है। दोनों बातें परिवार और समाज के लिए अनुचित हैं। परिवार समाज की प्रथम इकाई है। परिवार का स्वस्थ वातावरण
एक विकसित स्वस्थ समाज की संरचना करता है। स्वस्थ वातावरण का मतलब परिवार में प्यार हो, सम्मान हो, सबकी भावना की कद्र हो, सब संस्कृति का ध्यान रखते हुए संस्कारों के वितान तले अनुशासन में खुलकर जीने के अधिकारी हों, अपनी पहचान बनाने का अधिकार रखते हों, जहां बड़ों के अनुभव का लाभ मिले, जहां युवाओं को आसमान छूने के अवसर मिले, जहां सहयोग सहकारिता का भाव हो, जहां सभी आपस में मित्र हों। बुजुर्ग कहते हैं कि सवार को घोड़े की लगाम कसकर पकड़नी चाहिए। बात तो सच है, पर लगाम जरूरत से ज्यादा कस दी गई तो घोड़ा आगे ही नहीं बढ़ेगा। अब आप ही बताएं, सवार गंतव्य तक कैसे पहुंचेगा? समय के अनुसार बुजुर्गों को अपने आप में परिवर्तन लाना होगा, अन्यथा परिवार बिखरने लगेंगे। तब न तो बुजुर्ग अपने अनुभव का लाभ आने वाली पीढ़ी को दे पाएंगे और न ही भावी पीढ़ी की ऊर्जा का लाभ हमें मिल पाएगा। बहुओं पर अत्यधिक दबाव उन्हें अपनी मानसिकता बदलने पर विवश करेगा। परिणाम स्वरूप अंशु के प्रकाश से कोई भी घर प्रकाशित नहीं होगा। आशा है आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। धन्यवाद।